नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फार्मिंग। कितने तरह से फार्मिंग की जाती है ये हमको समझना है। तो सबसे पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नाम से ही समझ में आ रहा है और आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। शिफ्टिंग, शिफ्ट करते हुए कल्टीवेशन करना। मतलब पहले क्या होता था, फॉरेस्ट ज्यादा थे और जो प्लेन्स थे वो कम थे। सो फॉरेस्ट जब ज्यादा थे तो जो ट्राइब्स होते थे वो क्या करते थे, एक पर्टिकुलर एरिया के फॉरेस्ट को काट लिया और काटने के बाद वहां पे उसके जो पेड़ थे वो काट लिए। पेड़ को काटने के बाद उसका टिम्बर यूज कर लिया, जो बची हुई लकड़ी और जो लीव्स हैं उनको बर्न कर दिया, जला दिया। और इससे उनका मानना था कि सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। साथ ही वो क्या करते थे, इसको जलाने के बाद वहां 2 या 3 साल खेती करते थे, कल्टीवेशन करते थे। इसके बाद उस जगह को छोड़ देते थे और नई जगह शिफ्ट हो जाते थे। तो इस तरह से वो करते रहते थे। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन का काम उनका चलता रहता था पूरे फॉरेस्ट में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता है, बल्कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूरे वर्ल्ड में लोग किया करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूरे वर्ल्ड में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मिल्पा मेक्सिको में कहा जाता है, रोका ब्राजील में कहा जाता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर क्या है? एक्चुअली कुछ देशों में, जैसे हमारा इंडिया या फिर आपका म्यांमार, श्रीलंका है ना, वियतनाम, लाओस, आपका म्यांमार, इन देशों में क्या है, बांग्लादेश, इन देशों में क्या है, द लैंड साइज इज वेरी स्मॉल, है ना, और पॉपुलेशन इज वेरी हाई। तो जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और जहां पर नंबर ऑफ फील्ड्स बहुत कम है, तो ऐसी जगहों पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर किया जाता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर में होता क्या है कि वहां पर मॉडर्न मशीनरी, जो आजकल हार्वेस्टर वगैरह है, वो आसानी से उन जगहों पर नहीं जा सकती है। तो वहां पर ज्यादा पॉपुलेशन ऑलरेडी जिस देश में है, तो वो मैनुअल लेबर ज्यादा उसमें इनपुट करेंगे और मशीन्स का यूज कम करेंगे। तो इसको कहते हैं इंटेंसिव। अब सबसिस्टेंस क्या होता है? जब लोग अपनी जरूरत के लिए ही एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, और वो जो भी लेफ्ट ओवर थोड़ा बहुत बचा हुआ होता है उसी को सेल करते हैं, तो इसको कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। सब्सिस्टेंस का मतलब आप दोबारा समझ लीजिए, अगर कोई एक फार्मर है, उसके पास 4 बीघा ऑफ लैंड है और उसमें वो ग्रो करता है 10 क्विंटल गेहूं, व्हीट, और साल भर में उसको 10 क्विंटल नहीं 8 क्विंटल की जरूरत है, तो उसके पास एक्स्ट्रा 2 क्विंटल ही हुआ, तो ये हुआ सबसिस्टेंस। मतलब जितनी जरूरत है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा उसके यहाँ कल्टीवेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा नहीं बचता है और जो भी थोड़ा बहुत बचा वो उसको सेल आउट कर देता है। ये कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में, लाइक बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है हमारे इंडिया में, और इसके साथ ही लोअर गंगा जो उड़ीसा की जो रीजन है, तो इनमें राइस का कल्टीवेशन होता है। अगला ठीक इसी का उल्टा, अपोजिट, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इंटेंसिव था, यहाँ एक्सटेंसिव हो गया, वहां सबसिस्टेंस था, यहाँ कॉमर्शियल हो गया। तो एक्सटेंसिव मतलब वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम। ऐसे देश जैसे, कौन से देश? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अर्जेंटीना, इन देशों में पॉपुलेशन है कम और लैंड है ज्यादा। तो लोग कम हैं और खेत बहुत ज्यादा है। एक आदमी के पास 4000-5000 बीघा लैंड होता है, जहां इंटेंसिव एग्रीकल्चर में 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा जमीन, और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में यहाँ पे 5000-4000 बीघा लैंड बड़े आराम से लोगों के पास होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉमर्शियल, मतलब 5000 बीघा में आप सोचो कितना व्हीट डेवलप होगा। क्या एक फार्मर इतना व्हीट खा पाएगा? नहीं। तो वो क्या करेगा, वो उसको सेल आउट करेगा, वो उसको सेल कर देगा। तो ये होता है आपका एक्सटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये किन देशों में होता है मैंने आपको बता दिया। यहाँ का जो मेन क्रॉप्स
होते हैं वो क्या होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। व्हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, इसके साथ ही मेज, कॉर्न। तो बेसिकली एक्सटेंसिव कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो होता है ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, 4-4 हजार बीघा ऑफ लैंड। मतलब आप एक तरफ खेत के खड़े होके देखोगे ना, दूसरी तरफ आपको कौन इंसान खड़ा है आप क्लियर देख ही नहीं पाओगे, इतने बड़े खेत होते हैं उनके। तो इसमें क्या होता है कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो कीड़ों को मारने की दवाइयां होती हैं वो इनफैक्ट हेलीकॉप्टर से उनका छिड़काव होता है। और यहाँ पे जो फार्मर जो खेती करते हैं वो अपना पैर जमीन पर तो रखते ही नहीं है, सारे काम वो मशीन से करते हैं, है ना। सीड्स को सो करना, प्लाउ करना ट्रैक्टर से, बड़े बड़े ट्रैक्टर होते हैं, इसके बाद हार्वेस्टिंग करना, मतलब कुछ भी काम वो हाथों से नहीं करते, सारा काम उनका मशीन से ही होता है। बहुत ही मॉडर्न मशीनरीज उनके पास होती है, बहुत ही अच्छे लेवल का फर्टिलाइजर वो यूज किया करते हैं, HYV सीड्स का यूज करते हैं, जिससे कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन अच्छा हो, आउटपुट बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि फार्मिंग इज नॉट ओनली अबाउट प्लांटेशन, है ना, सिर्फ प्लांट्स को ही ग्रो करना फार्मिंग नहीं है। डेयरी फार्मिंग, शिप फार्मिंग, कैटल फार्मिंग, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, तो बहुत सारे और भी टाइप्स है फार्मिंग के। तो इसी में से हम एक अभी पढ़ रहे हैं नोमाडिक हर्डिंग। अब नोमैड, NOMAD, नोमैड का मतलब होता है बंजारा, हर्डिंग मतलब झुंड। तो शीप का झुंड ले लो आप, या फिर कैमल का, या फिर कैटल का, गाय भैंसों का। तो आपने बहुत सारे हर्डर्स देखे होंगे जो अपने झुंड लेके एक गांव से दूसरे गांव, एक ग्रासलैंड से दूसरे ग्रासलैंड, एक पास्चर से दूसरे पास्चर, मिडोज घूमते रहते हैं, जिससे उनके जानवर अपना पेट भर सकें। तो ये होता है नोमाडिक हर्डिंग। अगला है प्लांटेशन फार्मिंग। तो प्लांटेशन की शुरुआत आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि प्लांटेशन की शुरुआत हमारे यहाँ यूरोपियंस ने की थी। फ्रेंच, ब्रिटिश जो यूरोपियंस थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग, उन्हीं लोगों ने प्लांटेशन की स्टार्ट की थी। प्लांटर्स को रखा गया था हमारे देश के अंदर, और हमारे जो पीजेंट्स थे उनसे काम करवाया जाता था, लेबर से काम करवाया जाता था। तो प्लांटेशन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ग्रो करते हो, जैसे आपने कॉफी को ग्रो कर रहे हो या फिर टी को ग्रो कर रहे हो, तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होता है, एक ही प्लांट होता है, या फिर इंडिगो या फिर कॉटन। इस प्लांटेशन एग्रीकल्चर को सिर्फ बिजनेस करने के लिए किया जाता है, सिर्फ बेचने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आप कॉफी की बात करो तो कॉफी कोई क्यों ग्रो करेगा? कॉफी इसीलिए ग्रो करेगा ना, जिससे कॉफी बहुत सारी हो गई, बहुत सारा प्रोडक्शन हुआ, आप उसको बेच के अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। किन एरियाज में होता है? तो ये होता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में। अब ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है, इनके मेन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो इनके मेन प्रोडक्ट्स होते हैं कॉफी हो गया, टी हो गया, कॉटन हो गया, है ना। इसके अलावा रबर प्लांटेशन हो गया, इसके अलावा कोकोआ जिससे चॉकलेट बनती है। तो इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स का प्लांटेशन होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांटेशन के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और अनस्किल्ड लेबर का यूज किया जाता है। साथ में जो प्लांटेशन होता है इसके अंदर ये आपको एक फैक्ट्री की तरह दिखेगा, एक इंडस्ट्री की तरह दिखेगा, जहां पे एक पर्टिकुलर कॉमर्शियल क्रॉप को ग्रो किया जाता है सिर्फ बिजनेस पर्पज से सिर्फ। और जो प्रोडक्शन तैयार कर रहे होते हैं प्लांटेशन वर्कर्स, वो प्रोडक्शन कहां जा रहा होता है? फॉरेन कंट्रीज में। क्यों? जिससे अच्छे से अच्छा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। नेक्स्ट है मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्सचर। अब ये मिक्स्ड फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ तो मिक्सचर है। अब मिक्सचर क्या है? मतलब ये इस तरह की फार्मिंग है जहां पे आपने देखा होगा कि पोल्ट्री फार्मिंग भी हो रही है एक खेत में, साथ में जो बाकी के खेत है उनके अंदर क्या हो रहा है? उनके अंदर जनरली जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, व्हीट, राइस, वो हो रहा है। अगर हम पोल्ट्री के साथ इसको कनेक्ट करके देखें
तो पोल्ट्री फार्मिंग जब इसमें की हुई है तो क्या होता है, पोल्ट्री जो जो हेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो वेस्ट निकलता है उनके बॉडी से, उसी वेस्ट को खेतों में डाल दिया जाता है। इससे क्रॉप्स बढ़िया डेवलप होते हैं। तो इसमें सिर्फ पोल्ट्री फार्मिंग ही नहीं, इसमें पोल्ट्री फार्मिंग के अलावा पीसी कल्चर, जिसको फिशरीज कहते हैं, फिश रियरिंग भी इसमें हो सकता है। साथ ही इसके अंदर शीप रियरिंग और एग्रीकल्चर दोनों साथ में क्रॉप प्रोडक्शन किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर अगर इन चीजों को बढ़िया से ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर फिश रेडी है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन जब पानी से निकाल दिया तो वो सही टाइम पर मार्केट में पहुंचना चाहिए, या फिर जो पोल्ट्री है, जो मुर्गियां हैं, जो हेन्स हैं, उनको भी सही टाइम पर मार्केट में भेजना जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो मिक्स्ड फार्मिंग के अंदर आप कैटल को भी रख सकते हो। आपने कैटल को रख लिया, गाय को रख लिया, तो उससे क्या होगा कि आप साथ में आपको मिल्क भी एक प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा जिसको आप मार्केट में सेल कर सकते हो। इसके साथ ही बहुत सारे क्रॉप्स, सीरियल्स, पल्सेस आप ग्रो कर सकते हो। व्हीट, मेज, राइस कुछ भी आप ग्रो कर सकते हो। तो मिक्स्ड फार्मिंग में आप दो चीज करते हो, एक क्रॉप प्रोडक्शन, साथ में किसी भी बर्ड्स पोल्ट्री फार्मिंग या फिर पीसी कल्चर या फिर डेयरी फार्मिंग आप कर सकते हो। तो अगला है आपका डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग नाम से ही पता चल रहा है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कैटल से ही आपको डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मिल्क, घी, चीज, पनीर। ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये डेयरी फार्मिंग से मिलते हैं। और डेयरी फार्मिंग लगभग वर्ल्ड के मोटे मोटे 4 रीजन्स में होती है। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, जैसे डेनमार्क हो गया, इंग्लैंड हो गया। इसके अलावा आप स्विट्जरलैंड हो गया। इसके अलावा आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी डेयरी फार्मिंग होती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड दोनों नेबर कंट्रीज हैं, वहां पे भी डेयरी फार्मिंग होती है। इसके अलावा अमेरिका और कनाडा, नॉर्थ अमेरिका में है, अमेरिका और कनाडा, वहां पे भी डेयरी फार्मिंग होती है। तो डेयरी फार्मिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है कि इनका सही टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें पेरिशेबल होती हैं। पता चला मिल्क तो बहुत सारा आ गया, लेकिन अगर अच्छा ठंडा करने के लिए अगर कंटेनर नहीं है, चिल्ड कंटेनर नहीं है, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर नहीं है, तो मिल्क सारा वेस्ट हो जाएगा। साथ में ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही क्विक होना चाहिए, बहुत ही फास्ट होना चाहिए, जिससे ये मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट अपने डेस्टिनेशन पे राइट टाइम पे पहुंच सके। तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है डेयरी फार्मिंग को ले। इसके साथ ही इंडिया की भी कुछ डेयरी फार्मिंग इंडस्ट्रीज की कुछ कंपनीज हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, जैसे अमूल है ना। अमूल जो है वो गुजरात में साणंद जिले में स्टार्ट हुई थी। इसके अलावा भी इंडिया में आज की डेट में पारस, सुधा, मदर डेयरी, बहुत सारी डेयरी कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, इंडिया लेवल पे ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे भी। इसके बाद हम पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फ्रूट्स और फ्लावर्स के कल्टीवेशन को ही हॉर्टिकल्चर कहते हैं, आपको याद रखना है। तो अगर फ्रूट्स और फ्लावर, द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर या द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर से क्या फायदा होगा? फ्रूट्स महंगे बिकते हैं, तो हॉर्टिकल्चर का एक जो पार्ट है फ्रूट्स वाला, मेडिटेरेनियन रीजन, मैंने आपको बताया था अभी, मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो वहां पे बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स पाए जाते हैं, जिसको ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के बगीचों के नाम से उसको जाना जाता है। इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर में जो फ्लावर्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ देशों में, इंडिया में भी इनफैक्ट हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस किया जाता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स को भी ग्रो किया जाता है, जिसको हम मार्केट गार्डनिंग भी कहते हैं। तो वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं कहाँ पे? शहरों के आसपास, शहरों के आउटस्कर्ट्स में, वहां पे ग्रो किया, फटाक से शहर में भेज दिया। तो इस तरह से हॉर्टिकल्चर भी एक फार्मिंग का ही टाइप है।
अगला है आपका कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव, इससे नाम से ही समझ में आ रहा है सहयोग, सहयोग करके ही एग्रीकल्चर होता है, फार्मिंग होती है। तो अगर क्या होता है, बहुत सारे देशों में जहां लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, वो सब आपस में एक साथ मिलके सभी लोग एक ही फील्ड पे एग्रीकल्चर करते हैं। अब वो सब मिलके 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग मिलके बैंक से लोन ले लेते हैं, फिर सभी लोग एक साथ मिलके डेवलप करते हैं, जो भी प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट में सेल करके जो प्रॉफिट होता है अपने पास रख के बाकी बैंक को अपना लोन चुका देते हैं। तो इस तरह से कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है। अब लास्ट है कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग एक्चुअली अब एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और कलेक्टिव फार्मिंग कभी रसिया में हुआ करती थी 1940 के डिकेड्स में, जब वहां का जो डिक्टेटर था उसका नाम था जोसेफ स्टैलिन। उसने सभी किसानों से उनकी जमीनें छीन ली थी और सभी फार्म्स को स्टेट कंट्रोल्ड फार्म्स में कन्वर्ट कर दिया था। इसके बारे में आप क्लास 9th में हिस्ट्री में पढ़ोगे।